नमस्कार दोस्तों, आज हम जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो पेपर है 23 दिसंबर 2012 को मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का, उस पेपर को हल करेंगे। यानी जेएमआरसी का मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर है वो 23 दिसंबर 2012 का, उनमें कुछ प्रश्न हमने पिछले वीडियो में हल किए थे और उनसे आगे के जो कुछ क्वेश्चन है वो अब हम हल करेंगे। तो आज का अपना नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रक के स्टार्टर मोटर की प्रतिरोध क्षमता 70 मिली ओम है और बैटरी वोल्टता 24 से गिरकर 14 रह जाती है स्टार्टिंग के समय। आई मैक्सिमम व आर आई यानी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या दे रखा है कि कोई मोटर है जो यानी गाड़ी को स्टार्ट कर रही है, मोटर का प्रतिरोध 70 मिली ओम है, यानी आर एम कह सकते हैं इसे। आर एम बराबर है 70 मिली ओम। बैटरी वोल्टता 24 वोल्ट है जो स्टार्टिंग के समय गिरकर 14 वोल्ट रह जाती है, यानी बैटरी की प्रारंभिक वोल्टता यानी बिना भार वोल्ट क्या है 24 वोल्ट, भार पर वोल्ट क्या है 14 वोल्ट, यानी घटकर 14 वोल्ट शेष रह जाती है। तो आई मैक्सिमम यानी परिपथ की अधिकतम धारा और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज्ञात कीजिए। एक तो ज्ञात करना है आई मैक्सिमम और एक ज्ञात करना है आर आई इंटरनल प्रतिरोध ऑफ बैटरी, ये दो ज्ञात करने हैं। अब देखो पहले आई ज्ञात करते हैं। आई बराबर होता है V अपॉन आर। अब देखो बैटरी का परिपथ, ये परिपथ किस प्रकार का बन रहा है कि कोई बैटरी है, यह है 24 वोल्ट की और यहाँ मोटर लगी हुई है, मोटर का आंतरिक प्रतिरोध है 70 मिली ओम या 0.070 यानी 0.070 और मिली ओम को ओम में बदल लिया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। पूछा है आई बराबर क्या होगा। अब देखो जब मोटर प्रचलित तो होती है स्टार्टिंग के समय, तो इसकी जो वोल्टता है वो क्या है, यहाँ यदि वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो क्या दर्शाएगा 14 वोल्ट। तो स्टार्टिंग के समय यानी मोटर के क्रॉस वोल्ट क्या है 14 वोल्ट और मोटर का प्रतिरोध है 0.070 ओम। तो आई बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर। V का मान क्या है 14 वोल्ट, R का मान क्या है 0.070, तो इसका भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा। देखो 1 4 1 2 3 या 2 अंक ले लेते हैं, 2/7 कितना हो गया 200 एम्पियर। तो परिपथ की जो धारा है यानी मोटर स्टार्टिंग के समय क्या लेगी 200 एम्पियर। अब इसी से अपना प्रश्न हल हो रहा है, यानी इसमें ऑप्शन केवल ए में ही है 200 एम्पियर, बाकी हम आगे भी हल कर सकते हैं। यानी आई मैक्सिमम का मान क्या हो गया, इसका मान आ रहा है 200 एम्पियर। अब आंतरिक प्रतिरोध भी हम ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होगा, आर आई यानी इंटरनल प्रतिरोध बराबर होता है E माइनस वी अपॉन आई। यही सूत्र होता है, आर इंटरनल प्रतिरोध बराबर होता है E माइनस वी अपॉन आई, यानी परिपथ की धारा हो जाएगी आई। अब बिना बार वोल्ट क्या है 24, बाहर पर वोल्ट क्या है 14, इसमें से प्रवाहित धारा क्या है 200 एम्पियर, तो 200 यानी इसका हल कर लो कितना हो गया 10/200 बराबर क्या हो जाएगा 1/20 यानी 0.05 ओम,
या इसको ऑप्शन में मिलियम में है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 50 मिलियम। तो प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा 50 मिलियम। तो किस ऑप्शन में, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 200 मिली 200 यानी आई मैक्सिमम तो होगी 200 एम्पियर और आंतरिक प्रतिरोध हो गया 50 मिलियम। अगला क्वेश्चन है अधिकतम भार कितने भार तक खुला डेल्टा परिणामीतर सुरक्षापूर्वक भार को प्रदान बनाए रख सकता है। यानी अधिकतम कितने भार तक ओपन डेल्टा परिणामीतर भार को प्रदान बनाए रख सकता है। यानी इसे हम फेज वोल्ट के बराबर कह सकते हैं। यानी जो वोल्ट होगा उसमें √3 का भाग लगा दो, जो आएगा वो सुरक्षा ओपन डेल्टा में भी प्रदान कर सकता है। यानी एक परिपथ मान लो ओपन हो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी जो भी वोल्ट है 100% है उसमें √3 का भाग लगा दो, कितना हो रहा है इसका भाग लगाए तो 57.77 कुछ आ रहे हैं, यानी 58%। तो कितना हो जाएगा लगभग 57 समथिंग आते हैं, 57.77 कुछ आते हैं। तो क्या हो गया लगभग 58%। तो 58% भार को सुरक्षापूर्वक प्रदान बनाए रख सकता है, यानी सप्लाई दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ धारा 1.5 गुना अधिक हो तो 4 घंटे के बाद भी परिपथ न खोले, उस समय रेटेड धारा कौन सा फ्यूज होगा। यानी यदि फ्यूजिंग करंट 1.5 गुना हो जाए और 4 घंटे तक भी परिपथ ओपन न हो, इस प्रकार का कौन सा फ्यूज है। देखो एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक 1.11 होता है, जबकि इसमें 1.5 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए। तो जो रिवाइंडेबल फ्यूज या किटकेट फ्यूज हम कहते हैं उसका फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है। रिवाइंडेबल फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक 1.4 से 1.7 होता है, यानी 1.4 से 1.7 गुना तक होता है। तो ये यानी 1.5 गुना तक काफ़ी समय तक, यानी 4 घंटे का से हो गया कि काफ़ी समय तक 1.5 गुना धारा भी प्रवाहित हो तो भी परिपथ न खोले, यानी इसका फ्यूजिंग गुणांक क्या है 1.4 से 1.7। तो ये 1.5 गुना धारा यानी 1.5 को भी सहन कर सकता है काफ़ी समय तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रिवाइंडेबल फ्यूज या किटकेट फ्यूज भी कह सकते हैं इसे। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शित ISI प्रतीक किसका द्योतक है। यानी जो आरेख प्रतीक दे रखा है ये किसका है। अब देखो पहले प्रतीक ही देख लेते हैं, सभी इनमें कौन कौन से प्रतीक है। देखो जो भी दे रखे हैं नाम उनके प्रतीक ही देख लेते हैं। इमरजेंसी लैंप का प्रतीक जो दे रखा है वही है, इस प्रकार का होता है इमरजेंसी लैंप का प्रतीक, यानी इनको बले कर दो। तो ये हो गया इमरजेंसी लैंप। सर्किट ब्रेकर का इस प्रकार का होता है वर्गाकार, इस प्रकार से। ट्यूबलाइट का आरेख यानी प्रतीक ये होता है ट्यूबलाइट। और मोटर का हो गया ये। तो इसमें क्या है इमरजेंसी लैंप, यानी ये इमरजेंसी लैंप का ही है जो प्रतीक दर्शाया हुआ है, यानी वो इमरजेंसी लैंप का ये हो गया। सर्किट ब्रेकर का इस प्रकार का होता है, ट्यूबलाइट का ये होता है और मोटर का इस प्रकार से होता है। अगला है लोहा से संचालित वाले औजार का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। यानी इसमें चल लोहा उपकरण के बारे में पूछा है। परमानेंट कॉइल मूविंग आयरन PCMI, परमानेंट कॉइल मूविंग आयरन, यानी चल लोहा के बारे में पूछा है तो PCMI, यानी यंत्र कौन सा है PCMI यंत्र के बारे में पूछा है। तो PCMI यंत्र किस प्रकार की यानी मापने में किया जाता है। PCMI परमानेंट कॉइल मूविंग आयरन यंत्र को AC और DC दोनों मापन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा AC व DC दोनों मापने के लिए, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा C। और यदि इसमें यह दे देता कि
चल कुंडलन दे दे, यानी लोहा से संचालित है, यानी चल लोहा दे रखा है, यदि चल कुंडलन वाले औजार दे दे तो फिर केवल डीसी मापने में काम में लेते हैं। यानी चल कुंडलन यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता तो फिर डीसी होता। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें केवल पीसीएमआई है, परमानेंट कॉइल मूविंग आयरन, तो एसी व डीसी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मशीन शुरू करने से पूर्व अति आवश्यक संवाहक कार्य क्या है। यानी एक मशीन है, उसको प्रचलित करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। मशीन की उपयुक्त मौलिक तथ्य, ग्राइंडिंग का सैद्धांतिक अध्ययन, यानी मशीन के बारे में जो भी विस्तृत विवरण है उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। मशीन का उपयुक्त वेंटिलेशन, मशीन की उपयुक्त अलाइनमेंट, मशीनरी में तेल का उपयुक्त स्तर। तो मेन क्या होता है, कोई भी मशीन है उसको हम प्रचलित करते हैं तो पहले उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है कि ये किस प्रकार से प्रचलित होगी, यानी जो भी इसकी बेसिक जानकारी है वो हमें जानकारी होनी जरूरी है, अन्यथा हमें आघात हो सकता है या दुर्घटना घटित हो सकती है। तो पहले हमें मशीनरी की उपयुक्त मौलिक तथ्यों का सैद्धांतिक अध्ययन करना चाहिए, यानी ऐसा ही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोमीटर 1.26 मापता है तो लेड एसिड सेल की दशा क्या होगी। यानी 1.26 है, तो देखो यदि बैटरी पूर्ण आवेशित है तो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक, यानी पूर्ण आवेशित है, पूर्ण आवेशित है, पूर्ण आवेशित अवस्था में हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.24 से 1.28 तक होता है। यानी पूर्ण आवेशित में हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.24 से 1.28 तक होता है। यदि अर्ध आवेशित है, अर्ध आवेशित है तो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.20 होता है, और यदि निरावेशित है बैटरी तो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक, निरावेशित अवस्था में हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.18 से नीचे या 1.15 भी कह सकते हैं तक होता है। तो यानी 1.18 से नीचे होता है। तो निरावेशित कंडीशन में 1.18 या इससे कम, अर्ध आवेशित में 1.2 और पूर्ण आवेशित में 1.24 से 1.28 तक लगभग होता है। तो इसमें क्या है, 1.26 यानी बैटरी पूर्ण आवेशित है, तो पूरी तरह से चार्ज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, पूरी तरह से चार्ज है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज पावर सप्लाई की गणना का सूत्र है। 3 फेज परिपथ में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो 3 फेज परिपथ में शक्ति ज्ञात करने के सूत्र कौन कौन से, देखो 2 प्रकार के सूत्र बनते हैं 3 फेज में। एक तो यदि फेज वोल्ट और फेज करंट दे रखा हो तो इसका सूत्र होता है P बराबर 3 VP इंटू IP इंटू cos फाई, और एक बनता है VL और IL दे रखा हो तो √3 VL इंटू IL इंटू cos फाई। तो अब इसके अंदर यानी डायरेक्ट ही पूछ रखा है, यानी एल यानी लाइन करंट और लाइन वोल्ट से संबंधित नहीं पूछा है, जबकि इसमें पूछना चाहिए यानी VL और IL साथ में दिया होना चाहिए। तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसमें IL और VL नहीं देकर V और I दे दिए, जबकि ये V और I लाइन वोल्ट और लाइन करंट ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी √3 V इंटू I इंटू cos फाई। तो किसमें, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइक क्या है। ट्राइक क्या है, देखो ट्राइक के अंदर 3 परत, 2 जंक्शन, 3 संयोजक बिंदु होते हैं। यानी परत पूछ ले तो 3 परत होती है। ट्राइक के अंदर 3 तो परत होती है, 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो परत पूछ ले तो 3 तो परत होती है, संगम पूछ ले तो 2 जंक्शन होते हैं या संगम होते हैं, और यदि संयोजन बिंदु पूछ ले तो 3 संयोजन बिंदु होते हैं।
तो 3 तो परत होती है, 2 पीएन जंक्शन होते हैं, 3 संयोजक बिंदु होते हैं। संयोजक बिंदु का नाम पूछ ले तो संयोजक बिंदु का नाम होता है MT1, MT2 और गेट। कई बार MT1 और MT2 को एनोड भी देते हैं नाम, तो एनोड 1, एनोड 2 और गेट, ये भी नाम होते हैं। यानी MT1, MT2 और गेट, या एनोड 1, एनोड 2 और गेट भी कहते हैं इसे। तो ट्राइक है, ट्राइक के अंदर 3 परत, 2 जंक्शन, 3 संयोजक बिंदु, और इन संयोजक बिंदुओं का नाम एनोड 1, एनोड 2 और गेट होता है। तो क्या पूछा है इसमें, 3 जंक्शन उपकरण है? नहीं, 2 जंक्शन होता है। जंक्शन से संबंधित पूछा है तो 2 जंक्शन उपकरण है, यानी इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो क्या हो गया, 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केबल की विद्युत रोधन प्रतिरोध इसकी सहायता से मापा जाता है। यानी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? तो केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मेगर के द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, मेगर। अगला क्वेश्चन है, दर्शित प्रतीक किसका द्योतक है? यानी जो दिया गया प्रतीक है वो क्या दर्शा रहा है? अब देखो, पहले ये देख लेते हैं इसमें प्रतीकों में कौन कौन से नाम है, उनके प्रतीक बना लेते हैं। पहला है पोलराइज्ड रिले, यानी ध्रुवित रिले। अब देखो ये इसमें एक तो कुंडलन से बनते हैं और एक आरेख से बनाते हैं। तो कुंडलन से ध्रुवित रिले है, उसका कुंडलन से बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, इसमें P ध्रुवित रिले के अंदर, या इस प्रकार से भी बनाते हैं रिले का प्रतीक बना करके। ये हो गया रिले का प्रतीक, और यहाँ P, ये दोनों ही ध्रुवित रिले हैं। यानी ये प्रतीक हो गया ध्रुवित रिले, यानी पोलराइज्ड या ध्रुवित रिले। दूसरा है स्थायी रिले। स्थायी रिले का प्रतीक किस प्रकार का होता है? इसमें ऐसी का सा प्रतीक होता है, यह इस प्रकार से बना लो। ये हो गया स्थायी रिले। स्थायी रिले, नियत पोलरिटी सहित रिले, यानी ध्रुवित रिले हो गया नियत पोलरिटी। आगे मंद मोचन रिले, यानी मंद स्लो रिलीजिंग रिले भी कहते हैं इसे। तो मंद मोचन रिले किस प्रकार का, ये आरेख दे रखा है वो मंद मोचन रिले का ही है। इसमें इस प्रकार का भी आरेख हो सकता है, यानी एक तो ये दे रखा है और इस प्रकार से बनाएंगे तो इस प्रकार का बनेगा। यानी इसको बले कर दो। ये हो गया मंद मोचन रिले। एक मंद प्रचलन रिले भी होता है, उसका भी मैं बता देता हूँ। यदि मंद प्रचलन रिले का पूछ ले तो इस प्रकार का होगा मंद प्रचलन रिले का। यानी ये तो रिले कुंडलन है और ये रिले हो जाएगा, यानी ये तो मेन तो कुंडलन के ही है। यानी ये हो गया ध्रुवित रिले की कुंडलन, ये होगी स्थायी रिले की कुंडलन, और ये हो गई मंद मोचन रिले की कुंडलन, ये होगी मंद प्रचलन रिले की कुंडलन। और यदि रिले का प्रतीक पूछ ले मंद प्रचलन रिले तो इस प्रकार से होता है मंद प्रचलन रिले। इसमें क्रॉस कर दो, मोचन है तो ब्लैक कर दो, प्रचलन है तो क्रॉस कर दो। तो ये अब आरेख किसका है, मंद मोचन रिले, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एसी जनरेटर से भार हटाने पर बिना भार पर उसका टर्मिनल वोल्टेज 480 से 660 वोल्ट बढ़ जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? एक जनरेटर है जिस पर यानी भार पर 480 वोल्ट है, भार हटाने पर 660 वोल्ट हो जाते हैं, तो वीआर क्या होगी? वोल्टेज रेगुलेशन किस प्रकार से निकालेंगे? वी आर बराबर क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन वी आर बराबर होता है वी नो लोड यानी वी एन एल माइनस वी एफ एल बट्टा वी एफ एल
इंटू 100। अब देखो नो लोड पर वोल्ट क्या है, ये प्रतिशत में है तो वी आर इन परसेंट। तो नो लोड पर कितना है 660 वोल्ट, माइनस बाहर पर वोल्ट 480 बट्टा फुल लोड कितना है 480 इंटू 100। तो वी आर बराबर नो लोड यानी 660 माइनस 480 बट्टा 480 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, देखो इनमें से इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो 180 इंटू 100 बट्टा 480 और 180 इंटू 100 गुणा करके यानी 0 से 0, मान लो ये 1800 में 48 का भाग लगाएंगे तो आ रहा है 37.50। तो 37.50%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी वी आर बराबर क्या हो जाएगी 37.50%, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनसे बचाव के लिए रोलर्स की व्यवस्था की जाती है। यानी रोलर की व्यवस्था क्यों की जाती है। रोलर क्या होता है, कोई भी भारी भार होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए, मान लो कोई भार है, कोई भारी भार है, अब इस भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ से यहाँ स्थानांतरित करना है, तो इसके नीचे गोल प्रकार के लोहे के या ठोस लोहे के वो पाइप टाइप सी लगाते हैं, तो वो हो गए रोलर। तो इनकी व्यवस्था की जाती है। यानी अब देखो गहरी ढलान में, हल्की ढलान में, रेप्स में, सीढ़ियों में, तो देखो गहरी ढलान में रोलर की व्यवस्था नहीं लगा सकते क्योंकि बाद में भार को रोकना मुश्किल हो जाता है। सीढ़ियों में भी नहीं काम में लेते हैं, यानी वो एक समतल जहाँ पर कम ढलान होती है वहाँ इसको काम में लेते हैं रोलर को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल्की ढलान, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नुकीले सिरे वाले चिमटी विशेष तौर पर इन्हें संभालने के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी जो चिमटी है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, छोटे यांत्रिक उपकरणों में नहीं, छोटे विद्युत उपकरणों में, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, छोटे ऑटोमोबाइल उपकरणों में। तो छोटे उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है, चिमटी का उपयोग छोटे उपकरणों में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग करने से पहले थोड़ी देर के लिए बैटरी को चार्ज करने को कहा जाता है। यानी बैटरी को हम काम में ले रहे हैं उससे पहले थोड़े समय के लिए चार्ज करना क्या कहलाता है। देखो बैटरी में कौन कौन से चार्ज होते हैं, एक तो होता है प्रारंभिक आवेशन। प्रारंभिक आवेशन किसे कहते हैं कि बैटरी को प्रथम बार हम आवेशित करते हैं, यानी बैटरी को प्रथम बार आवेशित करते हैं तो उसे कहते हैं प्रारंभिक आवेशन। एक बार चार्ज करने के बाद उससे मान लो काम में लेते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाती है और वापस पुनः चार्ज करते हैं तो उसे कहते हैं रिचार्जिंग या पुनः आवेशन। तो उसे यानी दोबारा चार्ज करते हैं, यानी डिस होने के बाद में वापस चार्ज करते हैं तो उसे कहते हैं रिचार्जिंग या पुनः चार्जिंग। एक होता है वर्धन आवेशन। बैटरी यदि चार्ज नहीं हो रही है और उसे क्षण भर के लिए उच्च मान पर चार्ज करते हैं तो यानी क्षण भर के लिए उच्च वोल्टता या धारा पर उसे यानी आवेशित करते हैं, उच्च धारा कह सकते हैं। तो क्षण भर के लिए उच्च धारा पर आवेशित करते हैं तो वो हो गया वर्धन आवेशन। एक होता है बिंदुश आवेशन या ट्रिकल चार्जिंग। यदि बैटरी में सल्फेशन दोष हो जाता है तो उसे कम करने के लिए, यानी बैटरी लंबे समय तक पड़ी रह जाती है, काम में नहीं लेते हैं, तो उसका जो गंधकत्व है वो दृढ़ गंधकत्व हो जाता है। इसे दृढ़ गंधकत्व दोष भी कहते हैं, यानी जो तनोगंधक अम्ल वो कठोरीकृत हो जाता है। तो इसे दोष को दूर करने के लिए बिंदु आवेशन किया जाता है। और जो प्रश्न में दे रखा है कि थोड़े समय के लिए बैटरी को चार्ज करते हैं, यानी ये केवल बैटरी को
चेक करने के लिए करते हैं ताकि बैटरी ज़्यादा समय तक पड़ी रहे तो ख़राब न हो, तो इसे ताजगीपूर्ण या फ्रेशनिंग आवेशन कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर के लिए बैटरी को चार्ज करना फ्रेशनिंग आवेशन या ताजगीपूर्ण चार्ज कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सभी इलेक्ट्रिकल स्थापित संयंत्र के लिए अर्थिंग की ज़रूरत है। अर्थिंग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखो, पावर फैक्टर सुधारने के लिए नहीं, स्थापित संयंत्र की सुरक्षा, स्थापित संयंत्र की दशा सुधारने के लिए नहीं, मानव जीवन को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए सही, स्थापित संयंत्र की कार्य क्षमता में सुधार के लिए नहीं। तो क्या हो गया, मानव जीवन को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिरोध क्षमता होती है, यानी कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी प्रतिरोध क्षमता यानी जो प्रतिरोध है वो लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है, यानी लंबाई के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन देखो, लंबाई घटाने से बढ़ता है नहीं, लंबाई में घटता है, यानी लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है नहीं, लंबाई घटाने के साथ घटता है सही, लंबाई में बढ़ता है। अब ये डी ऑप्शन तो अधूरा दे दिया, लंबाई में बढ़ता है, यानी लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है या घटता है, यानी ऑप्शन अधूरा है। तो बाद में इसका सी ऑप्शन ही सही रहेगा, लंबाई घटाने के साथ घटता है, यानी इस चालक जो प्रतिरोध होगा लाइन का वो लंबाई के समानुपाती होगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई घटाने के साथ घटती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आमतौर पर प्रयोग किया गया इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा है? यानी इनमें से आमतौर पर प्रयोग करने वाला, अब स्विच दे रखे हैं तो आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले स्विच कौन सा है? तो आमतौर पर स्विच कौन से? एसपीएसटी, एसपीडीटी, डीपीएसटी, डीपीडीटी। तो एसपीएसटी होता है, यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। तो आमतौर पर एसपीएसटी स्विच प्रयोग करते हैं हम। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, मीटर पर अंकित 2.5 की संख्या कितनी त्रुटि को इंगित करता है? यानी कोई मीटर है, इस पर अंकित है 2.5, तो ये कितना % त्रुटि अंकित दर्शित करेगा? तो 2.5 है तो 2.5% ही त्रुटि इंगित करेगा, यानी जो दे रखा है त्रुटि इसमें 2.5 का ऐसे 2.5, 1 दे रखा होता तो 1%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5% त्रुटि को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर में चल रहे 2 ट्रांसफार्मर का अपना भार बांटना इस बात पर निर्भर करेगा, यानी 2 ट्रांसफार्मर भार बांटना किस पर निर्भर करेगा? श्रेष्ठता की माप पर, लीकेज रिएक्टेंस पर, कार्य क्षमता पर, प्रति यूनिट प्रतिबाधा पर। तो ये प्रति यूनिट प्रतिबाधा या इम्पीडेंस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति यूनिट प्रतिबाधा पर। अगला क्वेश्चन है, आपको डीसी आपूर्ति की रिपल्स वोल्टेज मापना है, इसे मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखो, डीसी आपूर्ति की रिपल्स वोल्टेज यानी वोल्टेज मापना है, यानी पल्सेटिंग डीसी मापनी है। अब पल्सेटिंग डीसी मापनी है तो किससे मापेंगे? और वो भी वोल्टता, यानी पल्सेटिंग आवर्ती नहीं मापनी, पल्सेटिंग वोल्टता मापनी है। तो डीसी वोल्टमीटर, क्योंकि पल्सेटिंग डीसी होगी तो डीसी वोल्टमीटर कहाँ मिलेंगे? अब ऑप्शन देख लो एक बार, डीसी वोल्टमीटर, एसी वोल्टमीटर, ऑसिलोस्कोप, वीटीवीएम यानी वैक्यूम टाइप वोल्टमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा कि डीसी वोल्ट था, यानी रिपल्स वोल्टेज का से क्या हो गया, डीसी वोल्ट ही है, यानी जिसमें पल्स में तो परिवर्तन है, यानी रिपल्स डीसी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह आपूर्ति जिसके में पल्स में तो परिवर्तन है परंतु दिशा स्थिर है, तो वह पल्सेटिंग डीसी कहलाएगी। यानी पल्स में तो परिवर्तन हो रहा है, उतार चढ़ाव तो आ रहे हैं मान में, परंतु दिशा स्थिर है, तो वो होगी पल्सेटिंग डीसी। तो यही पल्सेटिंग डीसी की वोल्टता मापनी है तो डीसी वोल्टमीटर प्रयोग करेंगे। यदि पल्सेटिंग डीसी की आवर्ती पूछ लेता तो फिर ऑसिलोस्कोप होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये कुछ इससे संबंधित यानी जयपुर मेट्रो के पेपर से के प्रश्न थे। अब इनसे शेष जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों।